बताता हूँ और एक बार। ठीक है, तो क्या है इसमें? पवन आपका माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए। तो अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ये सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। ये जो 46 नंबर है ना आपका, तो ये तो सिंपल डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जैसे आप ए बी सी ध्यान से देखिए। डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट बी तो लिख नहीं सकते ना, लिख सकते हैं तो आप। कौन सा? आपको पता है ये जो, जैसे मान लीजिए मैं दो डिटर्मिनेंट अभी के लिए आपके लिए जस्ट लिख देता हूँ कि जैसे ये जो ए है ना, ये कॉलम्स है, तो इससे बेटर है मैं ऐसे डायरेक्टली लिख के दिखा देता हूँ आपको। जैसे मुझे डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट बी लिखना पड़ेगा। सो ए एक कॉलम वेक्टर है, ठीक है, u1 भी कॉलम वेक्टर है, u2 भी कॉलम वेक्टर, u3 कॉलम वेक्टर है। तो ये 4 कॉलम है और ईच कॉलम किस में बिलोंग कर रहा है? 4 क्रॉस 1 का है। मतलब ये 4 क्रॉस 1 का वेक्टर है, u1 u2 u3 वेक्टर है। और यहाँ पे है b u1 u2 u3, ये भी 4 कॉलम वेक्टर है। आपको पता है कैसे सम करते हैं दो डिटर्मिनेंट को? सर मैट्रिक्स का सम तो पता है, ये नहीं, डिटर्मिनेंट का सम। डिटर्मिनेंट का सम आपको नहीं पता, इसीलिए। जैसे मान लीजिए सब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम ऐड हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। यस यस, जैसे ये मान एग्जांपल के लिए a1 a2 a3 a4 अभी के लिए मान लीजिए, और यहाँ जस्ट हम कुछ भी लिख दें, मान ले x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8, मान लीजिए x9 x10 x11 x12, ठीक। ये है। ऐसे ही कोई दूसरा मैट्रिक्स लिख लीजिए यहाँ पे, जैसे हो गया, बाकी आप कॉमन रख लीजिए। जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए, तो इसको मैं कॉपी करके इसी को मैं कॉपी और इसी को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। मान लीजिए ये एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। सो जस्ट अभी समझाने के लिए इसको हटा देता हूँ, है ना, और इसको उठा के हम पूरा कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ रख दिया, चलिए। या ऐसे लिखो, छोड़ो, मुझे इन दोनों को ऐड करना है। तो आपको क्या लगता है इनका सम क्या आएगा? इसमें ये मैं b1 कर देता हूँ इसको, b1 b2 b3 b4। व्हाट इज सम ऑफ दिस टू डिटर्मिनेंट? ये आपने पढ़ा नहीं, 11th 12th क्लास में कॉन्सेप्ट है ये। तो सही बस प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम डिफरेंट, ये इन दोनों का फर्स्ट कॉलम बस डिफरेंट है, बाकी कॉमन रखा है मैंने। तो बाकी एज इट इज रहेगा, ठीक है। चेंज क्या होगा? फर्स्ट कॉलम यहाँ आ जाएगा a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 a3 प्लस b3 a4 प्लस b4, और ये बाकी एंट्रीज कॉमन रहेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बाकी एंट्रीज हैं ये तो बाकी कॉमन एंट्री रहेंगी। अगर अलग होने से तब क्या करते हाँ, हैं? तब नहीं कर पाते। ये प्रॉपर्टी तभी है अच्छा। जब बाकी एंट्री कॉमन होगा, ये तभी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ मतलब बाकी फर्स्ट कॉलम अलग हो और बाकी सारे कॉलम्स, बाकी सारे रोज हाँ सेम हो। सेम। जैसे एक रो हमने ये किया एग्जैक्टली, हाँ एक रो। तो ऐसा ये आ जाएगा। रफली मैं समझाने के लिए बोलना चाह रहा हूँ कि बाकी एज इट इज रहेगा, बस आपके, तो जो ये कॉमन है यहाँ भी कॉमन रहेगा, बस फर्स्ट कॉलम ऐड, फर्स्ट रो ऐड हो गया दोनों में, ठीक है। फर्स्ट रो, हाँ। हाँ, जो सर ये डिफरेंट, अगर सेकंड रो से अगर होता तो तो सेकंड रो ऐड हो फर्स्ट रो जाता की जगह पे सेकंड रो है। से यस तब कर यस, सकता था क्या? यस यस, तब भी कर सकते थे। तभी कर सकते थे। कोई कॉलम होगा अच्छा तभी कर सकते हैं आप। अच्छा अच्छा। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ यूज हो रहा है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, हो जाएगा। तो इसमें सिंपली उसने क्या कर रखा है, इसका नाम ए रख दिया, इसका u1 u2 u3, ऐसे ही ये ऐसा कुछ है, फिर ऐसा करके नाम रख रखा है, फिर आप ऐड करेंगे इजीली हो जाएगा। तो सेम चीज कॉलम में भी होगा, वहां एक्चुअली कॉलम में हो रहा है, जो हम समझाना चाह रहे थे आपको। वहां ये ए कॉलम है, u1 u2 u3 डिटर्मिनेंट है, एक b u1 u2 u3 है। तो ये फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम 1 कॉलम डिफरेंट है, बाकी कॉमन है। तो जब बाकी कॉमन होगा तो एज इट इज आ जाएगा ये। सो u1 सर u, तब तो हाँ उसमें ए प्लस बी करेंगे, यस, लेकिन सी में तो ए प्लस बी लास्ट कॉलम में है ना। कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये बताइए, किसी टू रो को इंटरचेंज करने से क्या होता है? अच्छा अच्छा, वो -1 करके। हाँ, बस एक रो को इंटरचेंज करेंगे, एक माइनस लगा दीजिए, जितने बार इंटरचेंज करेंगे उतने माइनस लगा दीजिए बाहर, ठीक अच्छा, है। तो वैसे हो जाएगा। तब तो जीरो आ जाएगा ना सर। हाँ, करके देखो ना, अब क्या आएगा तो आपको देखना पड़ेगा, जीरो सच में आएगा या ऐड हो जाएगा। मान लो चलो यहाँ पे ये ए प्लस, ये हमने जो निकाले हैं, ये अभी मैंने जो निकाला है ना, ये एक्चुअली डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट भी है, जो मैंने अभी निकाले, ये डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट भी है, डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट भी है अभी ये, ठीक है, ये जो मैंने लिखे हैं।
अब आप सी को देखिए ध्यान से, डिटर्मिनेंट सी में आप क्या इंटरचेंज करेंगे, और ये मुझे दे रखा है क्वेश्चन में, डिटर्मिनेंट ए कितना दे रखा है 6, डिटर्मिनेंट बी कितना है 2, तो ये 8 हो गया ना? हाँ हाँ हाँ। क्वेश्चन ढंग से देखो, ये 8 हो गया ना? अब यहाँ पे आप सी के डिटर्मिनेंट लगाओ, तो सी में क्या है u2 u3 u1 a प्लस बी। अब इसको कितनी बार इंटरचेंज करोगे कि ऐसा बन जाएगा? एक बार करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा, तो a प्लस बी यहाँ आ जाएगा, u2 यहाँ आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ u3 चाहिए, फिर u3 को इंटरचेंज करोगे u2 से, तो u2 यहाँ u3 यहाँ आ जाएगा, फिर आपको u1 यहाँ चाहिए, तो एक बार और इंटरचेंज करना पड़ेगा। देख लीजिए ध्यान से, 3 बार इंटरचेंज हाँ, करना 3 पड़ेगा, बार। तो क्या होगा? तो -1 क्यूब माइनस -1 माइनस माइनस -3 3 बार आएगा, तो माइनस ऑफ ये 8 आ जाएगा, माइनस ऑफ वो। तो डिटर्मिनेंट सी मुझे मिल गया। अब a प्लस बी पहले मैट्रिक्स निकालो, आपको पूछा है डिटर्मिनेंट a प्लस बी, तो मैट्रिक्स का सम कैसे होता है? अब मैट्रिक्स a प्लस मैट्रिक्स b करेंगे तो डिटर्मिनेंट a डिटर्मिनेंट b का सम था। मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट ऐड होते हैं एक्चुअली, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो सारे एलिमेंट को ऐड कर लीजिए आप, तो क्या होगा जब a प्लस बी मैट्रिक्स ऐड करेंगे, तो ये मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, नॉट डिटर्मिनेंट, a प्लस बी 2u1 2u2 2u3, ये मैट्रिक्स आया a प्लस बी। अब इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा बताओ आप खुद ही। तो इसमें आपको पता है ना, हर कॉलम से एक एलिमेंट बाहर निकाले जा सकते हैं, तो निकाल लो, 2 का क्यूब तो बाहर आ गया। वो अब सही। बचा a प्लस बी, तो जो वही बचा जो आई थिंक सी, ये वाला बचा 8 जो है, तो इतना क्यों लिखोगे, दिस इंटू 8 आ गया, सो 8 इंटू 8 कितना हो गया 64 आ गया ये। तो a प्लस बी पहले मैट्रिक्स निकाले, अब उसका डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं मैं, तो सेकेंड कॉलम से 2 बाहर आया, थर्ड कॉलम से 2 बाहर आया, फोर्थ कॉलम से 2 बाहर आया, और बाकी जो बचा है वो यही बचा हाँ है जो सर, वो यहाँ समझ आया गया। हुआ है, तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये 64। तब आपको पूछा गया था एग्जाम क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है, अच्छा। डिटर्मिनेंट a प्लस बी 64 माइनस में। डिटर्मिनेंट सी, तो ये आया अच्छा, 64 72। हाँ। माइनस माइनस 8, ठीक है। तो आंसर आ गया 72। दिस इज आंसर। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है। तो a प्लस बी एक बार मैट्रिक्स ऐड किया, फिर डिटर्मिनेंट लिया, एक बार डिटर्मिनेंट को ही ऐड किया है, ये चीज है। हाँ सर, हाँ सर, समझ गया अभी और पूरा। c को a प्लस बी के डिटर्मिनेंट के टर्म में ले आए, तो डिटर्मिनेंट c इज माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट a प्लस डिटर्मिनेंट b का जस्ट नेगेटिव है, तो इससे आ जाएगा। ठीक है जी, और किन का डाउट रह गया? सर मेरा एक डाउट था बोलिए। सर। ये पुराना वाला लेक्चर मैंने ऑल कवर कर लिया, लेकिन क्या होता है ना, वो कॉलेज का वजह से थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है अभी। तो सर एक छोटा सा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए सर। सर एक पीडीएफ दिए रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हाफ व्हेन माइनस एक्स लेस देन -1 to 1 এর মধ্যে লাই कर रहा है यार, ठीक है, और 0 एल्सवेयर। ठीक है, तो ये उसके एफ बाद का वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अभी बताओ देख के। यूनिफॉर्म -1 to 1। जी, ठीक है, उसके बाद उसने पूछा है y का डिस्ट्रीब्यूशन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर निकालने के लिए। मैंने सीडीएफ अप्रोच से ट्राई किया था, हो गया था। ठीक है। लेकिन सर वो जो जैकोबियन अप्रोच है ना, उसमें थोड़ा सा सर मॉड को हटाना में दिक्कत आ रही है। जी जी, देखिए इसमें क्या होता है, जब आपका एक्स स्क्वायर है ना ये, तो ये फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से 0 तक डिक्रीजिंग है, और 0 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है ना? तो यहाँ मैं कोई भी हाँ, y लेकिन लूंगा तो इसके दो इनवर्स इमेज मिलेगा मुझे, एक मिलेगा माइनस रूट वाई, एक मिलेगा प्लस रूट वाई। मतलब अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट वाई। तो एक का नाम मैं x1 रख देता हूँ रूट वाई, x2 रख देता हूँ माइनस रूट वाई। ठीक, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसे इसमें क्या करते हैं, और हो क्या रहा है कि x की वैल्यू जब इस इंटरवल में है तो y का इमेज वही होगा, मतलब कहने का मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जो x है वो इम्प्लाई करेगा y 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ चलो -1 से 1 में ही है तो आपका इतना है भी नहीं, है ना? तो ये मान लो अभी -1 है और यहाँ -1 to 0 और 0 to 1 में ब्रेक डाउन करना यस पड़ेगा। यस, तो ऐसा होगा fx at x1 dx1 प्लस dy प्लस fx at x2 dx2 अपॉन dy। -1 से 0 में अलग ब्रेक किया, 0 से 1 में अलग किया। ऐड इसलिए किया
क्योंकि जब x -1 से 0 में है तब भी y 0 से 1 में है। दोनों केस में y 0 से 1 में ही है। इस केस में y 0 से 1 में है, इस केस में y 0 से 1 में है। तो इसलिए मुझे ऐड करना पड़ा क्योंकि दोनों सेम y इम्प्लाई कर रहा है। -1 से 0 में x है तब भी y की वैल्यू 0 से 1 में होगी और 1 0 to 1 है तब भी। तो इसमें पुट कर लो तो PDF तो आपका हाफ है और dx अपॉन dy निकाल लो यहाँ से। सो dx अपॉन dy तो 1/2√y आएगा, दोनों सेम ही आएगा। 1/2√y का मॉड है ना, यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2√y का मॉड, इसको ऐड कर लो तो सेम ही तो है। 2 टाइम 1/2 1/2√y ये हो जाएगा। 2 काट दो तो आ गया 1/2√y। ठीक है, जी सर, यहाँ पे मेरा मेरा कन्फ्यूजन है। हाँ सर आपने जो कैलकुलेशन किया है वो जी तो फर्स्ट में एक्स में रेशमेटेड डेरिवेटिव किया, उसके बाद रेसिप्रोकल लेके dx1/dy किया था। जी यही तो किया ना हमने? हाँ, सर मैंने जब एक्स के रेशमेट में किया तो सर केस तो अलग हो रहा है ना? ये कैसे अलग हो जाएगा? आप क्या करो, अब dy/dx निकालो, कितना आएगा? dy/dx तो ऑलवेज 2x आएगा। हाँ ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस √y आएगा ना। हाँ, अब यहाँ क्या करना चाह रहे हो, यहाँ से डिफरेंशिएट करो, x बराबर √y है तो इसको डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा? 1/2√y, उसके बाद माइनस 1/2√y। 1/2√y क्यों आएगा? हमें x को y के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करना है ना। ओहो सॉरी सॉरी, हाँ हाँ सर, इसमें -1 to 0 रेंज में y का वैल्यू ऑलवेज 0 to 1 हो रहा है, इसमें इसलिए उसके बाद पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है ना? यस, -1 से 0 में जब x है तो y की वैल्यू 0 से 1 है। 0 to 1 जब x है तब भी y की वैल्यू 0 to 1 है एक्चुअली। हाँ हाँ, यस ओके, थैंक यू सर। जी, थैंक यू। सो नेक्स्ट इनका डाउट है तो हाँ जी, अर्का आप बताइए क्या पूछना है? सर इसे तो हम मतलब CLT तो से तो नहीं कर सकते ना, हाँ, CLT से नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे होगा? x1 x2 x3 क्या है? IID है, यूनिफॉर्म 01। x1 x2 x3 यूनिफॉर्म 01 है IID। ओके, अब यहाँ पे क्या है, y be the random variable having the distribution function g suppose that ओके, तो ये कन्वर्जेंस डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन लगाया है। अभी के लिए मान लो मैं yn रैंडम वेरिएबल मान लेता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 4। x3 नहीं, xn है, ध्यान से देखो xn है ना, तो मैंने इसका नाम yn रख दिया। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है मुझे? क्वेश्चन में गिवन है प्रोबेबिलिटी yn लेस देन इक्वल टू x इज इक्वल टू gx। gx क्या है? व्हाट इज g? GX कन्वर्जेंस इन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन g इज द डी CDF रैंडम ऑफ वेरिएबल y। उसका CDF। तो मुझे क्वेश्चन में एक्चुअली गिवन है ये चीज, मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि मतलब CDF जो जो x1 x2 प्लस xn बाई 4 जो कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन में जो रैंडम वेरिएबल पे हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, मतलब मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि दिस रैंडम वेरिएबल मुझे दे रखा है, ये जो yn नाम दिया, दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू y, जिसका CDF इन्होंने gy माना हुआ है। तो जो gy इसने गिवन है दैट इज द CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल y। ठीक, तो अब बताओ। तो सर मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना पड़ेगा कि नहीं, अब जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन, चूंकि इसके डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल है एज n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसका वेरिएंस इसके वेरिएंस के इक्वल होगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी। अच्छा अच्छा, हाँ समझ गए। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन हो गया ना, मतलब n टेंस टू इन्फिनिटी पे डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, तो मीन हाँ भी हाँ वेरिएंस भी सब इक्वल हो जाएगा n टेंस टू इन्फिनिटी पे। हाँ 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 हाँ, तो बस ठीक है बाकी ठीक। दोनों का वेरिएंस को इक्वल कर दो, मीन को इक्वल कर दो जो चाहिए। तो वेरिएंस y बराबर वेरिएंस दिस, क्योंकि दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल ही है एज n टेंस टू इन्फिनिटी, इसीलिए। ठीक है, तो और किनका रह गया? गौरव आपने एक और भेजा है ना, तो है, अच्छा गौरव तो भी है नहीं, है भाई और किसी का कुछ डाउट? तो यस सर।
हाँ बोलो भाई आजाद। सर एक पीडीएफ दे रखा है नॉर्मल म्यू कॉमा 1 का, पीडीएफ दे रखा है नॉर्मल म्यू कॉमा 1 का जी। तो इसमें y डिफाइन कर रहा है y इक्वल टू फाई एक्स माइनस म्यू। फाई ऑफ एक्स माइनस म्यू। अच्छा यहाँ बताओ एक्स माइनस म्यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? एक्स माइनस म्यू का होगा नॉर्मल 0,1। जी। तो फाई तो एक्स सर माइनस इसका म्यू y, कहीं ना कहीं, रुक जाओ, एक्स माइनस म्यू कहीं ना कहीं जेड हो गया, यस सर, तो ये इसको हम फाई जेड लिख सकते हैं। यस सर, ठीक है, तो y इज फाई जेड। और हमारा प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कहता है कि x कोई भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो y का CDF क्या फॉलो करेगा, या x का CDF क्या फॉलो करेगा? यूनिफॉर्म 0 1। ये थ्योरम है ना, इसका नाम है प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। तो x कोई भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो अगर y बराबर तुम उसका CDF ले लो एज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल, एज अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 होगा। तो क्या लगता है यहाँ से y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? z तो नॉर्मल 0 1 है, और ये फाई तो हम लोग यस बस सर। लिखते हैं, वो तो z का ही CDF है। तो प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म से यूनिफॉर्म 0 1 हो गया। आगे बताइए। ओके सर, बाकी ऑप्शन दे रखे हैं एक्सपेक्टेशन वेरिएंस के। बस अब तो हो जाएगा ना, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन यस आ गया सर। यूनिफॉर्म 0 1 एक्चुअली, ये है। ओके सर, थैंक यू। तो ये है प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। गूगल कर लो या बुक में देख लो, वही करवा दूंगी, या क्लास नोट्स में देख लो। प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन इस थ्योरम का नाम है। ये ट्रांसफॉर्मेशन में कराया होगा, वन वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन वाले में। यस सर, नोट्स में है लेकिन ध्यान नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, तो वो ठीक है सर। हाँ, और किनका रह गया? हाँ जी का आप रह गए। सर हाँ सुदीप्ता बताओ। हाँ सर सर आरेक सर वो कन्फ्यूजन टाइप क्वेश्चन मेरा दिमाग में आ रहा था। चलो कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं। हाँ सर मैंने एक तो फंक्शन डिफाइन किया था, हालांकि ये एक्सरसाइज की क्वेश्चन है। सर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x², ये फंक्शन का दिया हुआ है। पीडीएफ नहीं नहीं एमनी सिंपल सर कंटिन्यूटी का क्वेश्चन, कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी क्वेश्चन है। ओके, कैलकुलस का क्वेश्चन। हाँ fx है x² इंटू साइन 1/x², साइन 1/x²। ठीक है, व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, उसके बाद 0 x इक्वल टू 0। सर यहाँ पे तो एफ डैश 0 जहाँ से निकल रहा था, मतलब डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट किया था, नहीं उससे मत तो कर, सर लिमिट आ, ये डेफिनेशन ही लगाओ, उससे गलती हो सकता है। fx माइनस एफ हाँ हाँ जीरो, ये इसमें तो लिमिट आ जा रहा है सर, यही एक्चुअल इसमें तो डेफिनेशन। 0। वैसे मुश्किल है, उसमें क्या है, तुम इसको इग्नोर कर रहे हो ना, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। आप इस चीज को इग्नोर कर रहे हो ना वहां पे, तो वहां पे इनडायरेक्टली हाँ जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, मतलब वहां कंटिन्यूअस होगा तब जाके इक्वल आएगा। मतलब डेरिवेटिव हम्म जब कंटिन्यूअस होगा ना तभी इक्वल आएगा। तो यहाँ प्रॉब्लम इसलिए हो रही है हाँ क्योंकि इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस नहीं है। हाँ, लेकिन सर इसमें तो एक कोरोलरी है ना, जो x टू द पावर अल्फा इंटू साइन 1/x² बीटा, हाँ व्हेन अल्फा माइनस 1 लेस देन बीटा, उसके बाद तो एफ डैश 0 तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर साइन 1/x² है, हम्म तो इसमें इससे क्या आंसर आता है, इस वाले मेथड से क्या आंसर आएगा? x तो कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, है ना। उसको तो 0, एक तो फंक्शन कन्वर्ट टू 0, उसके बाद बाउंडेड, तो अल्टीमेटली 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या कहना चाह रहे लेकिन हो, अब एफ इसको डैश, डिफरेंशिएट कर रहे हो? हाँ ये एफ डैश 0 आ रहा है 2x इंटू साइन 1/x² ठीक है, माइनस 2x इंटू कॉस 1/x² व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, तो 1/x तो माइनस क्या इसमें सर कहने का ये मतलब है x नॉट इक्वल टू 0 मतलब परफेक्ट 0 नहीं है, लेकिन 0 के आसपास कॉन्टिन्यूटी सेंस में है, यही क्या मतलब है क्या? देखो 1x² एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos 1/x², 1/x² माइनस 1/x4, 1/x माइनस इंटू 2x। ठीक है, ये सिंप्लीफाई होके आएगा ना डेरिवेटिव। पहले साइन का डेरिवेटिव किया तो कॉस हुआ 1/x² का, अभी x² को x मान लिया तो वो माइनस 1/x⁴, और फिर x² का डेरिवेटिव 2x, तो सिंप्लीफाई होके फाइनली आया 2x साइन 1/x², और यहाँ से एक कट जाएगा तो क्यूब हो गया,
तो 2x और ये क्यूब भी कटेगा तो 2/x आएगा, 2/x हाँ हाँ cos 1/x², ये प्लस में हो गया। ठीक है, तो अभी तुम क्या करो सर इसमें, आपने हाँ सर डेरिवेटिव को थोड़ा सा साइन को चेंज किया था हमने। हमने सर फर्स्ट वाले के माइनस प्लस के माइनस की जगह प्लस होगा सर। अच्छा यहाँ पे वो ये प्लस था, हाँ तो बाद में ये माइनस कर देगा, है ना। ठीक है, हाँ ओके ओके, अभी ठीक है, प्रोडक्ट टू लगा रहे हैं ना हम लोग, हाँ ठीक है, वो माइनस पहले हाँ, कर दिया था। तो फर्स्ट वाला तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन सेकंड वाला तो सर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है हाँ ना। तो तुम क्योंकि इसको तुम पता है, हाँ तुम जो कर रहे हो एक्चुअली तुम ये कर रहे हो fx is x² sin 1/x² when x belongs to r, तुम इसको चेक कर रहे हो, हाँ हाँ ओके ओके बट यू आर इग्नोरिंग दिस कंडीशन ना, हाँ ये दिक्कत है। यहाँ पे क्या होगा, जब x टेंस टू 0 होगा ना, जैसे x एग्जैक्टली 0 है तो एग्जैक्टली 0 पे तो हाँ, ये हो जाएगा 1/0, सो 0 वो तो इंटू डिफाइंड ही नहीं है हाँ तो प्रॉब्लम है ना, इसीलिए तो आप इसको सर। डिफरेंशिएट करो, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ सर आपने जो 1/0 के सर इन्फिनिटी लिखा सर, 1/0 तो कभी नहीं इन्फिनिटी होता है सर, सिर्फ लिमिटिंग कॉन्स्टेंट में ही तो 1/0 की इन्फिनिटी लिख सकते हैं ना हम। तो 1/0 इज लाइक इट विल अप्रोच टू इन्फिनिटी ना, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। मैंने ये सवाल सर कॉलेज के प्रोफेसर को पूछा था, लेकिन बोल रहा है सर 1/0 ऑलवेज डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन कैलकुलस में सुविधार्थे हम 1/0 के इन्फिनिटी ले सकते हैं। नहीं इसमें दो सर चीजें हैं इसमें, प्लस देखो डिपेंड करता है, इज नॉट ऑलवेज प्लस इन्फिनिटी, बट जो भी है प्लस, जैसे इट डज नॉट एग्जिस्ट एक्चुअली है, उसकी वजह ये है हाँ कि लिमिट x टेंस टू 0 1/x ना, अगर राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो प्लस इन्फिनिटी आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट हाँ निकालो माइनस इन्फिनिटी आएगी, तो इसलिए लोग इसको डज नॉट एग्जिस्ट लेते हैं, है ना, ये चीज है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी देगी ना, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी देगी, तो वैसे तो लॉजिकली डज नॉट एग्जिस्ट हुआ, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यही ना। हाँ हाँ तो इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, तो ये है, बट कहने का मतलब ये इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, ये कहने का मतलब जीरो पे, तो इसलिए यहाँ पे दिया है कि जीरो पे वैसे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो दैट्स व्हाई दे हैव गिवन दिस, तो जो आप कर रहे हो यू आर इग्नोरिंग दिस कंडीशन, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम आ रही है ना, यहाँ f0 हाँ यूज हुआ है ना, ये चीज है, तो वो प्रॉब्लम इसमें मेथड में प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ये फंक्शन को, तो ये दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो, जो आप कर रहे हो, सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो, ये है, इवन डिफाइंड भी नहीं होगा जीरो पे, ओके ये प्रॉब्लम है। ठीक है। सर और एक क्वेश्चन मैंने भेजा। हाँ जी हाँ जी, तो क्या डाउट है बताइए इसमें, ये तो थ्योरम है सिंपल, आपको पता है ये थ्योरम, आप क्लास रेगुलर अटेंड नहीं करो या उसको समझ नहीं रहे हो, हमने क्लास में ये थ्योरम कराया था, x ट्रांसपोज ax अपॉन x ट्रांसपोज सर x। लीनियर के जैसे कि मैं तो अभी जैम का ज्वाइन कर रहा था जब हाँ अब मल्टीवेरिएट पर आ रहे थे, क्योंकि वो चीज मुझे पता नहीं था, और लीनियर का काफी मतलब कुछ क्लासेस में मेरा छूट गए। तो गेट वाला डेकोडेड देख लीजिए लीनियर का, तो उसमें ये सब कराया हाँ मैंने, वही देख रहा तो था सर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना, x ट्रांसपोज a अपॉन x ट्रांस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, थ्योरम है, तो ये अच्छा आएगा सर, हाँ वो ठीक है, देख लैम्डा लूंगा मैं। मैक्स, ए मुझे मैट्रिक्स याद है की कौन सी। लार्जेस्ट हाँ आइगन वैल्यू, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, ये है, और सिमिलरली मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स ट्रांसपोज, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म गेट में है, जैम में नहीं, इसलिए जैम में कराया नहीं है, तो लैम्डा मिनिमम, ये स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू आएगी ए की, स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए, ये थ्योरम है, ठीक है, तो ये लगा लीजिए, इससे दिख जाएगा आपको, देखिए एक्स ट्रांसपोज एक्स पहले ही 1 दे दिया इसने, तो जो डिनोमिनेटर उसकी वैल्यू 1 दे रखी है क्वेश्चन में ही, ठीक, ठीक है। तो बस अब देख लीजिए ऑप्शन क्या सही होगा, तो कहने का मतलब ये एक्स ट्रांसपोज ए एक्स और एक्स ट्रांसपोज एक्स हमेशा लैम्बडा मीन और लैम्बडा मैक्स के बीच हाँ ही सर होगा, अब हो जाएगा। बस यही ऑप्शन एक्चुअली, हटा देंगे ये लैम्डा वन वन रख देंगे तो आ मैक्सिमम है गया, तो सी होगा तो सर हाँ उस ये हिसाब से। सी होगा, है ना, ठीक है सर। तो इससे आ जाएगा, ठीक है, किनका रह गया, हाँ जी आर का तुम्हारा क्वेश्चन रह गया, तो इसमें इस क्वेश्चन में थोड़े गलती है ना, ये एक्चुअली लोग कर देते हैं, लेकिन सर मैं वही बोल रहा सर, क्वेश्चन में सर प्रॉब्लम है हाँ कि हाँ मतलब
अगर हम पीछे से जाएंगे ना, पीछे से जाएंगे तो आंसर आ जा रहा है, पर हम अगर मिडिल से स्टार्ट करते हैं तो हम वहां पर हम अगर एक्स को 3 रख देते हैं ना, तो के 3 इक्वल्स टू 1, इसमें ये करते हैं ना, लिमिट n तो टेंस टू के 3 इन्फिनिटी इक्वल्स टू हाफ, तो तब तो के इक्वल्स टू 1/6 आ जाएगा। x माइनस 3 अपॉन इसका कितना है, मीन 3 आता होगा है ना, वेरिएंस कितना आता है, किया है सर, मतलब देखिए। ये तो गामा 3 कॉमा क्या है 1 है ना, तो गामा 3 1 है, हाँ, तो वेरिएंस 3। सो ex3 और वेरिएंस भी 3 आएगा, तो ये हो गया। तो √3 से डिवाइड करोगे सो x माइनस 3/√3 हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये जैसे 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 इसने दे रखा है तो x लेस देन बीटा, तो अगर मैं x लेस देन 3 लेता हूँ, सर √3/n होगा। हाँ x बार है ना, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो ये अब z बनेगा ना, अब z बनेगा ये। तो एक्चुअली अब समझना क्या है कि अगर x को 3 रख दिया तुमने तो ये तो z बन गया, तो अभी के लिए क्या है हमारे पास, अभी मेरे पास है प्रोबेबिलिटी z ना, zn लेस देन इक्वल टू x माइनस 3 और √3 इंटू n, यहाँ है √n आपके पास, और यहाँ है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखिए जैसे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो होता क्या है, जब x को मैं 3 रखूंगा तो क्या होगी, 45 पुट x इक्वल टू 3, आप तो 3 0 हो जाएगा, तो ये हाफ हो जाएगा। और x को जब हम लोग लेस देन 3 लेते हैं तो क्या होता है, ये तो लिमिट थ्योरम का क्वेश्चन है ना, PYQ। हाँ हाँ जैम का ही है, हाँ, हुआ था। तो ये लेस देन 3 करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ √n है तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगी, और जब x मोर देन 3 होगा तो क्या होगा, तो ये 1 आ जाएगा। अब इसको रिलेट करना है इसके साथ, ठीक है ना, तो लोग क्या सर मैं करते हैं मेनली सर बीच में आंसर, से बोल रहा हूँ। जब आंसर कैसे आता है, लोग क्या करते हैं ऐसा कर देते तभी आंसर आता है ना, आंसर मैच हाँ, कब कर रहा है, जब लोग ऐसा कर देते हैं। बीटा का वैल्यू तो सर मतलब 3 आएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर अब जब के का वैल्यू निकलेंगे तो के मैं सपोज के मतलब x इक्वल्स टू 3 रख दे रहा हूँ, तो के x इक्वल्स टू तो हाफ आएगा ना। हाँ हाँ वो मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, लास्ट ईयर हमने देखा था, जैसे इस लोग क्या करते हैं इस तरह मान लेते हैं, तो यहाँ से x लेस देन 3 हो जाइए। हेलो, हाँ मनोज हम फोन करी हम क्लास में छी 12 बजे फोन करी ठीक हो। देखिए तो यहाँ से 1 है और लोग क्या करते हैं मोर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 3 x मोर देन इक्वल टू 3, अगर ऐसा कर दोगे तो आंसर आ जाता है ना, जैसे मान लो बीटा 3 हो गया, गामा को भी 3 ले लो और k इंटू गामा को तुम 1 ले लो, ठीक, तो कितना आता है गामा यहाँ से 1/3, बताता हूँ ना, तो मतलब आंसर मैच करके दिखाता हूँ, 2 बीटा प्लस 3 गामा प्लस 6k, सो 2 बीटा कितना हो गया 6, 3 गामा कितना हो गया 1 और 6k कितना हो गया 18 नहीं k क्या है, एक मिनट, k ना k 1/3 हुआ, गामा तो 3 था, एक मिनट सॉरी, तो यहाँ से 2 बीटा 6 3 गामा 9 और 6k कितना 6 इंटू 1/3 2, तो ये आ गया 17, यही ना। तो लोग जो आंसर जिसने सॉल्यूशन बनाए हैं जैम के आंसर की, उसने ऐसा किया है एक्चुअली 0 और 1 लिया है, उसने ये अज्यूम कर लिया है कि x मोर देन इक्वल टू 3 पे 1 आएगा और x लेस देन पे 3 पे 0, समझ आया कुछ। तो जिसने आंसर की बनाए हैं या जो लोग आंसर की मैच करवा रहे हैं वो ये कर रहे हैं, एक्चुअल ये होगा मेरे हिसाब से भी, ये जो ऊपर लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से फिट ही नहीं बैठेगा तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाता है। क्या लोग करते हैं या तो x लेस देन 3 या x मोर देन इक्वल टू 3 करके आंसर ला देते हैं, ठीक है देखो ध्यान से, अच्छा, उसने राइट कंटिन्यूअस कर लिया इसलिए। ये समझ आया तुम्हें जो मैंने किया है। हाँ, मतलब सीडीएफ को राइट कंटिन्यूअस करना पड़ा, इसलिए उसने मतलब ऐसे पकड़ लिया। हाँ अब यहाँ पे चूंकि ये CDF था तो
लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि सीडीएफ की लिमिट सीडीएफ ही आएगी। लिमिट एग्ज़िस्ट करना चाहिए। इसने कहीं कहा नहीं है कि सीडीएफ ही आना चाहिए। हाँ, तो मतलब उसने वहाँ पर मिस्टेक कर दिया कि हाँ, सीडीएफ का क्योंकि कंटिन्यू। कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि सीडीएफ की लिमिट सीडीएफ ही आना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। सीडीएफ की लिमिट सीडीएफ नहीं भी आ सकता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जहाँ पे हाँ, सीडीएफ वो में था एक क्वेश्चन था कि हाँ, एक मतलब क्वेश्चन वहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था पर देख सीडीएफ नहीं था। CDF नहीं था। गेट का पीवाई को 2023 या 24 का ही है। तो उसमें है कि ये एग्ज़िस्ट कर रहा है लिमिट, बट इट इज़ नॉट अ सीडीएफ। तो ये ज़रूरी नहीं कि सीडीएफ होनी चाहिए। तो इसने ऐसा तो कहा नहीं कि कन्वर्जेंस हाँ, अगर ऐसा कहता है कि एक्सएन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स, तब ज़रूरी है कि एक्सएन के सीडीएफ को एक्स के सीडीएफ के इक्वल होना चाहिए। ऐसा इसमें कहा ही नहीं है। तो इसने जिसने बनाया है ना, उसने अब जिसने आंसर की जिन्होंने जो प्रोफ़ेसर या जो टीचर जिन्होंने बनाए हैं, तो उन्होंने ऐसा कर दिया है। तो इसलिए आंसर मैच तो हो जाता है इस लॉजिक से 0, 1, 1 करके। लेकिन 0, 1, 1 होना नहीं चाहिए, होना चाहिए 0, हाफ, 1। तो 0, 1, 1 करके आंसर मैच करवा दिया है। समझ गए? यहाँ मिस्टेक है। हम्म, तो वैसे सीडीएफ बना के हाँ, वही समझ लो कि सीडीएफ बना दिया है समहाउ और सीडीएफ बना के इन्होंने मैच करा दिया एक्चुअली, वही है। लेकिन लिमिट एक्चुअली इसका ये आता है एक्चुअल में। ओके सर। हुँ। ठीक है, आई थिंक सबका हो गया। तो यहीं स्टॉप करते हैं।